नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेजबान रोबिन जी, याद किया खासकर एक बुनियादी बात के लिए। कोहली साहब, आज सियासत को लेकर बातें नहीं होंगी, आज बातें होंगी कि जिंदगी में सफर में क्या कुछ परेशानियां आई और तमाम जितने भी हमारे बरादरी के लोग हैं और जम्मू कश्मीर का यूथ है उसको एक पैगाम जाए, उसको एक मैसेज जाए कि आखिर कोहली साहब के पीछे क्या कुछ कितनी बड़ी हिस्ट्री है कि आज कोहली साहब यहाँ पर हैं, कल क्या थे और जो 50 साल पहले क्या थे। आज अपनी हिस्ट्री जो है, आपकी हिस्ट्री जो लाइफ में गुजरे हुए दिन है, जो मुश्किल का टाइम है कि कोहली साहब की हिस्ट्री क्या है, आज लोगों के साथ, अपने जम्मू कश्मीर के साथ जो आप शेयर करके बताएंगे। शुक्रिया, आपने इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ उस ज़माने में महाराजा के टाइम में रियासत पुंछ कहा करते थे। तो 47 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो मैं 1943 में पैदा हुआ, जबकि रियासत पुंछ कहा करती थी। तो मैं 1943 में नवंबर में पैदा हुआ। अपने गांव लसाना नाम है, सुनकोट में, आज जो आजकल सुनकोट डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें ही लसाना गांव है, वहाँ पैदा हुआ था। वहाँ मैं पैदा हुआ। हमारा बड़ा एक सिलसिला था, ज़मीन वगैरह का भी था, माल वेशी का। उस ज़माने में हमारी डोकें भी हुआ करती थी। तो चौधरी के नाम से जो बड़े लोग जिनके भैंसें ज़्यादा हों, ज़मीनें ज़्यादा हों, एक बड़ा सिलसिला है, तो वो था। इनफैक्ट ऐसा हुआ जब मेरे वालिद साहब और मेरे ताऊ जी, जिनका नाम चौधरी गुलाम हुसैन लसानी था, बाद में जिनको बुजुर्गान भी कहा गया, उनके बेटे चौधरी मोहम्मद असलम साहब जो उनकी डेथ हो गई है, वो स्टेट में काफ़ी ओहदों पे रहे हैं, बड़ा उन्होंने नाम पैदा किया हुआ है। उनके वालिद साहब जो थे और मेरे वालिद साहब, ये 3 भाई थे। अच्छा। तो इनके जो वालिद गुजर गए, अचानक डेथ हो गई। तो उनके जो मामू थे वो थे चौधरी बुलंद खान साहब, अच्छा। हाड़ी के, जो बड़े मशहूर शख्सियत थे। यहाँ तक कि वो ज़ैलदार भी थे महाराजा के टाइम में, और महाराजा के साथ उनका बड़ा बैठना उठना भी था। अब जब उनकी बहन के ये बेटे हैं, तो ये हमारा दरिया के इधर हमारा गांव था, एरिया था, और दरिया के उधर जो एरिया था वो वहाँ रहा करते थे। उनका भी बड़ा लंबा चौड़ा एक सिलसिला था। तो जब डेथ हो गई तो वो बहन के पास आया करते थे। तो आपने उनके ये जो लड़के थे, उनके क्या नाम है, दोते हो गए, दोते नहीं भतीजे ही हुए, उनकी बहन के लड़के जो थे 3। तो इनकी देखभाल में उनका काफ़ी रोल रहा है। चौधरी गुलाम हुसैन जो लसानी साहब, जिनको बाद में नाम लसानी साहब के नाम से भी जाना गया, चौधरी गुलाम हुसैन कहा करते थे। तो वो महाराजा के पास जब जाया करते थे, इनको हमेशा साथ ले के जाया करते थे। जिसकी वजह से जब उस 47 का टाइम आया, उससे पहले एक दफ़ा वहाँ उस इलाके में हज़रत बाबा जी साहब हमारे लाभ शिव के पहली दफ़ा वो किसी सिलसिले में पहुँच गए थे, वापस आ रहे थे। तो पता लगा हमारे लोगों को, इन्होंने फिर ज़बरदस्ती उनको अपने घर में ले आए। रात को वहाँ बाबा जी साहब रहे। बड़ा उनका उस ज़माने में औलिया अल्लाह वो थे कश्मीर से, जब वहाँ भी उनका चर्चा था पुंछ में। जब पता लगा कि बाबा जी साहब तशरीफ लाए हैं, तो वहाँ पहली दफ़ा हमारे घर में 7 आदमी मरीज हुए थे, जिनमें चौधरी बुलंद खान थे, चौधरी लसानी साहब, गुलाम हुसैन लसानी, मेरे वालिद साहब, मेरे नाने साहब चौधरी बहादुर अली नाम था उनका, और भी 7 आदमी बैत हुए। फिर वो कश्मीर आ गए। फिर उनके साथ आना जाना शुरू हो गया। लाल शरीफ जो बाबा जी साहब थे वो पुंछ आया करते थे। बल्कि चौधरी बुलंद खान साहब इतने, और उनके ख़ानदान के हज़रत बाबा जी साहब से इतने मुतासर हुए कि ये बहुत बड़े औलिया अल्लाह हैं। एक तो बैत मिली, फिर उनको हज़ारों कनाल आबी ज़मीन और हज़ारों कनाल खुश्की ज़मीन जो थी डोगों के साथ, बहुत बड़ा हज़ारों कई हज़ार कनाल ज़मीन जो है उनको न्याज में भी दी थी वो उन्होंने उस वक्त में। खैर वो ज़माना चला गया। फिर 47 का टाइम आया तो हम भी पाकिस्तान चले गए। मेरे 47 के बाद आप पाकिस्तान चले गए? हाँ। तो फिर कितने साल के बाद वापस आए? हम कोई 3-4 साल के बाद, 47 के बाद आगे वापस। 3-4 साल के बाद वापस यहीं पर आए सुरनकोट में? सुरनकोट अपने गाँव लसाना में। अच्छा अच्छा। तो उसमें जब लसाने में आए तो हमारी हालात, जब पता है हम चले गए थे, तो पीछे से हमारी ज़मीनों का, हमारे माल वेशी का सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ तबाह हो गया था। अब हम जब वापस आए, यहाँ तक हालत हमारी थी कि हमें खाने के लिए राशन की भी बड़ी दिक्कत आई। ये सही बात है। खैर
उसी दौर में एक ज़माने में डिस्ट्रिक्ट अफसर उस ज़माने में कुछ और कहा करते थे, तो गंजू साहब थे अच्छा एक पंडित, वो आए एग्ज़ाम लेने के लिए। हमारा प्राइमरी स्कूल था लसाना में। अच्छा, तो मैं भी ये जिंदगी का सफर वहीं से स्टार्ट वहीं हुआ, से प्राइमरी स्कूल से। प्राइमरी स्कूल से। अच्छा तो मैं ऐसे गया, वो इम्तहान लेने आए थे गंजू साहब, तो मैं ऐसे ही चला गया, क्योंकि और बच्चों के जैसे होता है कि बच्चे वहाँ जमा है मैं भी चला जाऊँ। तो जब मैं वहाँ गया तो वो एग्ज़ाम ले रहे थे, मैं भी ऐसे बैठा था, ऐसे ही। उन्होंने कहा आप भी बैठो इधर, मैं भी बैठ के ऐसे ही। तो जब रिज़ल्ट आया, मुझे याद है कि उसमें लिखा था रिज़ल्ट में, अभी तक वो लफ्ज़ याद है कि अब्दुल गनी प्राइवेट लसाना भी पास है। तो पहली में मैं पास ऐसे हो गया, बगैर दाखिल के, बगैर पढ़े हुए। खैर 5 जमात जो है वो मैंने प्राइमरी स्कूल लसाना था वहीं पास की। उसके बाद हाई स्कूल के लिए, मैट्रिक कहाँ से? हाँ, हाई स्कूल के लिए मुझे सुरनकोट आना पड़ा। अच्छा। सुरनकोट हमारे रोड से कोई 8 किलोमीटर दूर था, और जो मेरा घर सड़ के 1-2 किलोमीटर ऊपर था, कोई 10 किलोमीटर का सफ़र जो था वो वहाँ था। खैर जब सुरनकोट में दाखिल हुआ, वहाँ मैंने रहने के लिए जगह भी बनाई, रहने नज़दीक में। लेकिन वो बचपन का ऐसा दौर था कि घर के बगैर इंसान रह नहीं सकता था। हाँ, खाने पीने का सिस्टम वहाँ वो खाना पीना भी था, दूसरा अपने माँ बाप की, बचपन में एक लगाव होता है ना बच्चे को अपने घर से। हाँ, हाँ, घर कैसा भी हो क्यों ना हो, तो जगह तो बनाई थी नज़दीक में, लेकिन मैं वहाँ कभी हफ्ते में 1 दफ़ा रहता था, कभी 2 दिन हफ्ते में रहता था, बाकी दौड़ता था घर ही। सुबह निकल गया तो शाम को दौड़ते हुए फिर बड़ा देर चाहे शाम तक अपने घर में पहुंचते। तो आपकी 12+2? हाँ, मैट्रिक मैंने वहीं से पास की, साइंस में मजमून रखा था। अच्छा। एक्चुअली आपको ईमानदाराना बताऊं कि हमें पता ही नहीं किसी को होता था साइंस क्या है, पढ़ना क्या है, क्या फ़ायदा है। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो इतने इबादत गुजार थे, मैंने आज तक कोई आदमी नहीं देखा। उनकी एक बात थी कि वो कहते थे पढ़ो, लेकिन ये नहीं ख्याल रखते थे कि इनकी ज़रूरियात क्या हैं तालीम में। तो इस सिलसिला जो था, फिर मैंने साइंस ले ली। किसी ने कहा जी वो मजमून साइंस, उसने लिया, मैंने भी ले लिया। अब साइंस में मैं वहाँ से पास हो गया। 1959-60 की बात है। 59-60 में आपने मैट्रिक पास की, मैट्रिक पास की जी। तो मतलब 10+2 कहाँ से हुई आप? हाँ, फिर उसके बाद हमारे पुंछ में डिग्री कॉलेज था, इंटरमीडिएट कॉलेज कहते थे, 12वीं तक जो है। अच्छा। तो वो उसके लिए मैं पुंछ में आया। उसका भी दाखिले का एक अजीब सा चांस है कि जब मैट्रिक पास हुआ तो मुझे एक दिन, मैं अपने खेतों में शाली लगा रहे थे, मैं था, मेरे के साथी थे, तो वहाँ एक लड़का आया जो हमारे साथ पढ़ा करता था। तो उसने कहा जी वो फलाना लड़का है क्या, बरकत सैन साहब जो है वो पुंछ में दाखिल हो गए हैं। मैंने कहा किस लिए? जी वो 11वीं में दाखिल होने के लिए, हमें पता ही नहीं था। तो मैंने भी अपने वापस फटाफट आ गया घर, तो अपने वाल साहब को कहा कि मुझे भी आप पुंछ से दाखिल करो। हालात ऐसे थे कि थोड़े बहुत पैसे जरूर थे, वो थे तो नहीं, गरीबी बहुत थी। हाँ, हालात ऐसे थे, वाकई सही बात है। तो फिर हमने किसी दूसरे से, तीसरे से मैनेज करके तो वो पैसे किए थोड़े बहुत, तो एक बिस्तरा ले लिया, एक जैसे उसको हम तलाई कहते हैं, आजकल मैट्रेस कहते हैं, एक आध लोई ले ली। तो वो एक चादर में बांध के तो एक आदमी साथ लिया, हम पैदल चल पड़े। अच्छा। 20 किलोमीटर था हमारे गांव से, हम पैदल आगे पुंछ में। तो पुंछ में आके हमारे एक मौलवी साहब होते थे, मौलवी मोहम्मद सईद साहब, वो किसी के पास रहा करते थे, मैं भी उनके पास रहना शुरू किया। अब दाखिल हो गए हम हो 1-2 साल जो गुजारे और मैं 12वीं में भी पास हो गया। 12वीं से पास हो गया जी। तो फिर आपकी जो नेक्स्ट डिग्री थी, सुनने में आया कि आपने जो है वो इंजीनियरिंग की है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अच्छा, हमारे यहाँ तो मैंने कहा ना, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, ना हमारे घर में थी, सही बात है, ना दाएं बाएं माहौल में कि उसके बाद इंजीनियरिंग क्या भला है क्या नहीं है। तो जब मुझे पता लगा कि इंजीनियरिंग के लिए फार्म भरना होता है, दरख्वास्त देनी पड़ती है, श्रीनगर में हजरतबाल में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। अच्छा। और बैरक्स जो आर्मी की थी उनमें इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया। उस टाइम कितने साल की डिग्री होती थी इंजीनियरिंग? वो 5 साल, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल की डिग्री होती तो कितने साल की आपने की उस टाइम? मैंने 5 साल ही में पास कर दी डिग्री। सिविल सिविल में, हाँ, ब्रांच सिविल थी।
तो मैं जब वहाँ से चला गया तो मरहूम भाई असलम साहब उस ज़माने में MLA थे, तो वो मुझे ले गए DP दार साहब, एक बड़े मशहूर मिनिस्टर हुआ करते थे उस ज़माने में, जिनका दिल्ली और बड़े काबल आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे थे। अच्छा। तो जब मरहूम असलम साहब मुझे उसके पास ले गए कि इसकी सिलेक्शन हो गई है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उनके ये लफ्ज़ थे कि खुदा का शुक्र है कि आपके घर में भी एक चश्मा चिराग पैदा हुआ है। हाँ, मतलब घर जब इतना नाम लिया तो घर में एक चांदनी जाग उठी होगी। हाँ, कि एक हमारे घर में जब एक माँ बाप को जो है वो एक मैसेज आता है कि आपका बच्चा जो है वो एक अच्छा काम कर रहा है, तो उस टाइम एक खुशी अलग से होगी। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैं चला गया लास्ट में, हमारा एक तल्लक भी था, सबसे बड़ा तल्लक जो है हमारी पीरी बरीदी का था, तो बाबा जी साहब। तो फिर मेरे पीर मुर्शिद जो थे हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन लारवी जो थे, मैं उनसे बैठ भी हुआ था, वहाँ तो आना जाना था ही। तो ये आजकल के जो हमारे बाबा साहब हैं, मियां बशीर साहब, ये उस ज़माने में जवान थे, दो धूप सियासत में बड़ा कुछ करते थे। तो मैं चला गया, फिर वहीं रहा, तो वहाँ फिर इन्होंने मेरी मदद की, तो मैं आके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हो गया। हाँ, तो फिर आपकी वहाँ से डिग्री कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद जॉब की तरफ। हाँ, जब मैं वहाँ 5 साल हुआ तो अच्छे नंबरात लेके मैं पास हो गया वहाँ से। तो फिर 1968 में मैंने डिग्री, तो अचानक फिर मेरी शादी भी 1969 में वहीं कश्मीर में बाबा मियां बशीर साहब के यहाँ, उनके नौकरी लग गई थी उस टाइम। उसमें एक टेम्परेरी नौकरी लगी थी, टेक्निकल असिस्टेंट कहते थे। अच्छा। वो लगी थी। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र भी वहीं कंगल प्रोजेक्ट था, ऑपरेशन हाइड्रो प्रोजेक्ट कंगल, वहाँ पे नौकरी मेरी हो गई। वहाँ पे रहा 2-3 साल 4 साल। फिर उसके बाद मैं AE बन गया, तो उसके लिए मुझे PhD डिपार्टमेंट, PhD नहीं था, वो इरिगेशन के हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट होते हैं, बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट होता था। तो पहले तो कंगल में था, फिर मेरी ट्रांसफ़र होके लोअर जनम हाइड्रो बारामूला में प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर वहाँ पे मैं चला गया और विद फैमिली जाके वहाँ रहा, वहाँ कोई 2-2.5 साल रहा। अच्छा। तो फिर सुनने में आया है कि आप एक्शन जो है वो रिटायर आए। वो नहीं, वो फिर जब मैं वहाँ था, वहाँ से मेरी तब्दीली होगी, अपने पुंछ घर में मैंने तब्दीली करवा ली। फिर अपने पुंछ एरिया में इरीगेशन वगैरह में रहा, कुछ नौकरी रही, तो यहाँ तक कि मैंने काफ़ी साल वहाँ, यानी 74 में आया और 79 तक वहीं था। 1979 में इंदिरा गांधी जब ये पुंछ के दौरे पर गई थी, तो मेरे घर में खाना खाया था, बच्चों के साथ फोटो थे। तो वहाँ पे से जब मैं जम्मू आ गया 1980 में। अच्छा। तो यहाँ भी AW था, मैंने पूरे एरिया में, जम्मू के एरिया में पूरा, जितना उस ज़माने में एक सब डिवीज़न में, अब तो 5 डिवीज़न बने हैं वहाँ, जो मेरी सब डिवीज़न होती थी। तो वहाँ उस ज़माने में लाल मोहम्मद साबर साहब मरहूम जो है वो मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी जगह पोस्टिंग कर दी, तो मैंने फिर वहाँ साल काफ़ी गुजारे। तो मैं AEEE रहा। तो कुछ देर के बाद मैं एक्शन बन गया, इंजीनियर बन गया। तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग एज एक्शन कठुआ में हुई। अच्छा। शुरू किया तो मैं सर बताऊँ कि 31 दिन में मैंने काम कर दिया आपने 31 दिन में पानी को चढ़ा दिया। जब गवर्नर साहब, क्योंकि वो इंचार्ज होते थे सब श्राइन बोर्ड के, उनको पता लगा, वो स्पेशली हेलीकॉप्टर लेके आए कटरा में। अच्छा। कि वो कौन इंजीनियर है जिन्होंने काम इतने अरसे में किया। फिर वहाँ उन्होंने एक तकरीर की थी कि आज हमने 2 हिस्ट्री क्रिएट की है। एक हिस्ट्री अब्दुल गनी कोहली ने की है, जिन्होंने 31 दिन में पानी हमें दे दिया, और एक हिस्ट्री मैंने की है कि मैंने अपना हेलीकॉप्टर स्कीम को देखने के लिए ऐसी जगह में उतारा है जहाँ कोई और उतार नहीं सकता था। खैर, उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट गवर्नर साहब ने भी मुझे बड़ा, उन्होंने ज़बरदस्त सर्टिफिकेट भी दी और मोमेंटो दिए, बड़ा कुछ मेरी स्पेशल पार्टी की कि आपने इतना बड़ा तो उसके बाद मैं रिटायर्ड हो गया एज एक्सीएम। ठीक है, मेरा केस सियासत की तरफ। हाँ, कैसे रुक ये हो गया। अब जब मैं रिटायर्ड हो गया तो मैंने समझा कि अब मैंने घर में बैठना है तो प्राइमरी स्कूल खोल लेता हूँ, तो उसी को चलाऊँगा, बिजी रहूँगा, कुछ एक तरह कंप्यूटर सा ले लेंगे किसी तरह। तो मैंने 5वीं स्कूल के जो बुनियाद थी वो जुड़ाई। हमारे हज़रत मियाँ मोहम्मद इस्माइल साहब थे, उनके हाथ से, जो बाबा निज़ामुद्दीन साहब जो मेरे पीर मुर्शिद थे, उनके साहबजादे थे, उनके हाथ से मैंने वहाँ पत्थर जो है बुनियाद उठाई।
तो मैंने शुरू किया, तो बीच में कुछ साथी मिले यार। कहने का मतलब ये है कि अपने वालिद साहब का नाम बरकरार रहा, फिर सियासत में आए। हाँ बिल्कुल, वो सही कहा। तो मैंने प्राइमरी स्कूल की जो बुनियाद डाली, किसी ने कहा बीएड कॉलेज बना दो, और मैंने बड़ी बिल्डिंग बना दी, बीएड कॉलेज बन गया। तो जब बीएड कॉलेज बना तो मैं आपको बताऊं, मुझे इशारा मिला था कि भैया आपका एक तालीमी बड़ा सिलसिला है, आपके पीर मुर्शिद का, आपका बहुत बड़ा एक तालीमी सिलसिला है। उसके बाद बीएड बना, फिर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ बनाया, फिर जो ईटीटी इंस्टीट्यूशन वहाँ बनाया, फिर यहाँ तक कि नर्सिंग, और किसके नाम पर? अपने पीर मुर्शिद के नाम। मेरा जो इंस्टीट्यूशन है उनका नाम है BN एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। BN जो है वो ये जाहिर करता है कि बाबा निज़ामुद्दीन, अपने पीर मुर्शिद के नाम पर बाबा निज़ामुद्दीन इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशन के मैंने किए। वो 4-5 साल किए। तो जहन में खबर थी सियासत की, जो आप पूछ रहे हैं जिसकी तरफ। तो मैंने कहा ठीक है, इलेक्शन तो मुझे जहन में था कि लड़ूंगा। अब मैं सोनकोट से था, वहाँ मेरे कज़न बनते थे चौधरी असलम साहब। अच्छा। तो भाइयों का तो मुकाबला कर सकता है इंसान। उनके बेटे मेरे दामाद बने थे जिनको पॉलिटिक्स में आना था। अच्छा। अब जब दामाद आ गए तो मैं कंपटीशन और भी टफ हो गया। और भी हो गया। अब फिर मेरे लिए मुश्किल बन गया कि मैं वहाँ मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो, जहन में खुजत थी, तो मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कालाकोट कंस्टिट्यूंसी में आया, जहाँ हमारी बरादरी, बकरवाल बरादरी, गुजर बरादरी भी थी, वहाँ हिंदू बरादरी भी काफ़ी है, वो भी थी। तो मैंने कहा अपना माइंड बनाया कि वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। इस लिहाज से जहन बनाया कि मैं वहाँ कहूँगा, क्योंकि वहाँ के जो MLA बने थे वो बड़े क्रिमिनल टाइप के थे, बड़े जाबर टाइप के थे, लोगों को डराना, लोग जो हैं वहाँ उनसे डरे हुए थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं कर रहा था सामने आने की। तो ठीक, जब मैंने वहाँ माइंड अपना बनाया कि चलो जी मैं वहाँ इलेक्शन लड़ता हूँ, तो 2-3 साल मैंने मेहनत की, पूरे एरिया में जाता था, पूरी कंट्री से लोगों ने मुझे बड़ा वेलकम किया। अब ये था कि लास्ट में कैसे लोग मुझे वोट देंगे, वो बड़ी बात थी, क्योंकि डर था उनका। वो बड़े क्रिमिनल, पैसे वाले थे, कुछ थे। तो बदकिस्मती ये मेरी कि मेरी बरादरी जो थी, लीडर साहबान बरादरी ने तो साथ देना ही था, दिया। कोई भी मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहा था, सपोर्ट नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बल्कि यहाँ तक कि मैं NC में आया, फिर कांग्रेस में, फिर PDP में, फिर BJP में आया। अच्छा। ये नहीं कि मैंने पार्टी छोड़ता रहा, बल्कि मुझे किसी जगह टिकने नहीं दिया। अच्छा, टिकने नहीं दिया सियासती लोगों ने, अपने कुछ लोगों ने। अच्छा। अब क्या उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। तो हुआ, आखिर में BJP में मुझे मैंडेट मिला। तो BJP का कोई मुसलमान नाम लेने को तैयार नहीं था। लोगों ने देखा कि उन्होंने कैंडिडेट को देखा कि ये अच्छा है, काम कराने वाला है, क्योंकि 2-3 साल लोगों में वक्त नहीं होगी थी। तो हमारी पार्टी ने कोई 30-35 मैंडेट दिए थे, पूरे BJP ने पूरे जम्मू कश्मीर में। अच्छा। उनमें से कोई नहीं कामयाब हुआ बगैर मेरे। चौधरी तालिब साहब को रजौरी से दिया गया था, हमारे बड़े पुराने नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, तो उनको भी दिया था जम्मू में। एक मैं भी था, और भी थे अमंग अदर्स कश्मीर में थे। तो सिर्फ मैं ही जीता BJP की टिकट पर। जब मैं जीता तो मुझे उस ज़माने में PDP की जमात, मरहूम मुफ्ती सईद साहब थे उसके हेड, तो उनके साथ BJP पार्टी ने, जो हमारी पार्टी हेड थी, और दिल्ली में फैसला हो गया कि दोनों पार्टियां इकट्ठी मिलकर कोलिशन में हुकूमत करेंगी। तो जब ये फैसला हो गया तो मुझे सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया ट्रांसपोर्ट का। तो थोड़ी देर के बाद मुझे फुल कैबिनेट मंत्री भी बनाया दिया। स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे। जी, चलते रहे। लेकिन मैं बताऊं आपको, कोई आदमी अशातन कनायतन सोचता नहीं था कि अब्दुल गनी कोहली ऐसे माहौल में कामयाब होगा जहां बड़े बड़े नेता जो बरादरी के A to Z भी वो उसके हक में, वो भी BJP में, वो भी BJP नहीं है, वो मेरे हक में नहीं थे। अच्छा। BJP के हक में नहीं थे, कोई भी हक में नहीं था। तो ये कैसे जीतेगा? तो लेकिन ये है कि मैंने देखा जब अल्लाह की रज़ा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। एक दूसरे मैंने ये महसूस किया है, ये अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अगर आप ईमानदाराना मेहनत करो, आप ईमानदाराना मेहनत करो, तो मैं, अल्लाह कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करूँगा। तो लोगों की दुआएं थी, बड़ी बात ये है, लोग तंग आए हुए थे। तो जब इलेक्शन हुआ तो मैं उसमें कामयाब हो गया, तो वहाँ फिर मिनिस्टर बना। उसके बाद
अब वो हमारा जब इलेक्शन 2014 में हुआ था, 20 तक हुकूमत रहनी थी, तो बीच में हमारी जो पार्टी थी बीजेपी, वो दूसरी जमात थी पीडीपी की, उनके साथ कुछ पॉलिसी मैटर पे इत्फाक ना हो पाया, तो फिर बीजेपी हमारी जमात ने सपोर्ट विड्रा कर ली, हुकूमत जो है वो गिर गई। तो अब ठीक है 2.5-3 साल हो गए हैं उसको गिरे हुए भी। तो उसके बाद फ़ौरन हालात बड़ी तब्दीली आई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर रियासत पहले वो थी जितने पावर इसके पास से पूरे हिंदुस्तान में किसी रियासत के पास नहीं होते थे, क्योंकि इसका एक इंडिपेंडेंट रुतबा था 370 आर्टिकल का। मुफ्ती सही साहब बताया करते थे कभी हाउस में भी कि आपकी असम्बली जो है पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा मजबूत है। हाँ। लेकिन हालात आज के दौर में हाँ हालात ऐसे बने, जब 5 अगस्त 2019 आया तो उस स्टेट को कन्वर्ट कर दिया यूटी में, तो अब तो हम यूटी में हैं। तो जम्मू और कश्मीर एक यूटी है, दूसरी यूटी जो है वो लद्दाख में है। अच्छा। अब वहाँ हमारे जो हुक्मरान हैं वो एलजी हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है इलेक्शन कराने की, लेकिन एक मैं बात आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो गुज्जर बकरवाल को दिया है वो ना कोई पार्टी दे सकती थी, ना देना था, ना दे सकती थी। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारे लिए कि इनकी जो है वेल बीइंग के लिए इस हद तक जो सिक्किम में देखिए, आपका सरपंच क्या है गुजरों के लिए रिजर्वेशन है, मामूली बात तो नहीं है। उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी रिजर्वेशन है। फिर आप बताइए चेयरपर्सन जो हैं हमारे, उनके लिए गुज्जर हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होगी। तो ये मामूली बात तो नहीं है। एक ये फैक्टर हमारी पार्टी ने किया। दूसरे फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है वो सिलसिला एक ऐसा बना दिया है कि वो लोग जिनको आज तक हक नहीं मिल रहा था फॉरेस्ट में रहने का, उनको वो हक मिल रहा है। तीसरे डीलिमिटेशन हो रही है जिसमें हमारी असम्बलीज जो हैं वो बनेंगी, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त हमारे एक एमएलए हैं कश्मीर से। तो अच्छा, गुजर एक एमएलए कश्मीर। हाँ, मियाँ अल्ताफ साहब हैं हमारे, बड़े अजीज, बड़े मजबूत आदमी हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आजकल वो एक ही एमएलए बनते थे। तो अभी जब इलेक्शन होंगे तो जब रिजर्वेशन होगी, मुझे उम्मीद है कि 4-5 सीटें गुजरों की कश्मीर में होंगी, जो कोई दूसरी बरादरी कभी सोच नहीं सकती थी कि हम उनको, यानी वो उस सीट के पीछे भी रहते थे जो हमारे पास थी कंगन की। तो ये इस लिहाज से पार्टी ने तो बड़ा कुछ दिया है। अलबत्ता उसको लोगों में हम जो इनके मिशन था जो पार्टी ने किया है